बैंकॉक में अपने लग्जरी विला के अंदर बैठा हुआ एक शख्स लैपटॉप चला रहा था। अचानक से उसे एक ज़ोरदार हादसे की आवाज़ सुनाई दी। उस बात से बेखबर कि कुछ ही देर में उसकी अय्याशी वाली ज़िंदगी का दी एंड होने वाला था। वो शख्स अपने लैपटॉप को खुला छोड़कर बाहर की तरफ भागा। कहने को तो एक औरत ने अपनी टोयोटा कैमरी उसके विला के गेट से टकराई थी। असल में वो एक नहीं, दो नहीं, 7 मुल्कों की पुलिस पिछले कई सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। ये 5 जुलाई की सुबह 2017 की बात थी और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि मल्टी बिलियनियर बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारता था। दिन को पोर्शे, दोपहर को BMW और रात को लैम्बोर्गिनी चलाता था। दुनिया की नज़र में सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन असल में किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से जाना जाता था। वो शख्स जिसने कई सालों से अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी, उसकी एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ बर्बाद कर गई। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि उसकी जान भी। वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे 7 मुल्कों की पुलिस ने डार्क वेब किंग को ढूंढ निकाला। ये 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है जहाँ सारे इलीगल काम होते हैं, ड्रग्स, वेपन्स और यहाँ तक के टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाते हैं। सारा काला बिजनेस यही होता है और ऐसे काम होते हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी बहुत मुश्किल है। डार्क वेब पर इस तरह के काम होने के पीछे भी एक वजह है, ताकि सारे काले काम करने वाले पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बच सके। और डार्क वेब ने उनका ये मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। जैसे ही नॉर्मल ब्राउज़र के लिए हम क्रोम का यूज़ करते हैं, उस तरह ही डार्क वेब को ब्राउज़ करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जो कि यूज़र की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर के ज़रिए प्रोटेक्ट करता है। उनमें से एक ब्राउज़र का नाम टॉर ब्राउज़र है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना रुझान नहीं था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आते ही इलीगल ट्रेड की पेमेंट देने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना अथॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और डार्क वेब पे इलीगल ट्रेड के सारे मसले हल हो चुके थे और कॉन्ट्रैक्टर की आईडी भी सेफ थी और पेमेंट का मसला भी हल हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, कोई अच्छा सा रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेब। सबसे पहले सिल्क रोड के नाम से एक डार्क वेब बनी जिसको इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी कामयाबी मिली और उसकी शुरुआत 2011 में हुई। उसके ऑन होते ही 1 लाख यूज़र्स वहाँ पर आ गए और उस वेबसाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और 2.5 साल के बाद सिल्क रोड वेबसाइट का मालिक पकड़ा गया और वो वेबसाइट बंद हो गई। लेकिन क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और कुछ ही दिनों में बहुत ही ज़्यादा नई वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई, जिनमें सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशंस के नाम से वेबसाइट शामिल थी। और इन वेबसाइट में सेल और परचेज़ के लिए कस्टमर अपने बिटकॉइन वेबसाइट को देते और परचेजिंग के बाद वेबसाइट अपना कमीशन काट कर सेलर को पैसे दे देती। तो यहाँ होता ही सारा काला बिजनेस है। तो अक्सर लोग वेबसाइट सारा लोगों का पैसा लेकर भाग जाती थी, एग्जिट स्कैम कहते हैं। और फिर डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी नामुमकिन था। इसलिए एग्जिट स्कैम के बाद ड्रग डीलर्स दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाते और डार्क वेब के कुछ सालों में ही यहाँ बहुत से स्कैम होते थे, जैसे कि एग्जिट स्कैम और ऑनर्स वेबसाइट्स पैसा लेके भाग जाती थी और हैकिंग वगैरह। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ें थी, इसलिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर 2014 में डार्क वेब पर अल्फ़ा बे नामी एक वेबसाइट लॉन्च हुई। इस वेबसाइट को लॉन्च करने वाले का ना किसी को नाम पता था और ना ही एड्रेस। वो अपने आप को अल्फ़ा 02 के नाम से पुकारता था। पहले तो सिर्फ अल्फ़ा बे पर चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड का लेन देन होता था
बाद में यहाँ दूसरे प्रोडक्ट की लेन देन भी शुरू हो गई, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की कुछ चीज़ें जिनको अल्फ़ाबे पर ट्रेड करने की इजाज़त पहले नहीं थी, जिनमें चाइल्ड अब्यूज़ और चोरी किए हुए रशियन अकाउंट्स की डिटेल्स। ऐसा क्यों था? शायद अल्फ़ा-02 रशियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस लॉ एजेंसी को दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये सब चला रहा है, ऑफ कोर्स जहाँ यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल में अल्फ़ाबे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। एक ही साल में 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 यूज़र्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फ़ाबे पर 3 लाख से ज़्यादा आइटम लिस्ट हो चुके थे और रोज़ाना $5 लाख की सेल भी होने लगी। अल्फ़ा-02 जिसको कोई नहीं जानता था, वो इन सेल से महीने में $6 लाख तक कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फ़ाबे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर के दरमियान अपना ट्रस्ट लेवल बना लिया था। सबसे पहले इस बीच दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अल्फ़ा-2 की पहचान जानने की कोशिश कर रही थी, पर ताहाल अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर अल्फ़ा-2 की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डेटा सेंटर पर रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फ़ा-2 तक पहुंचने का भी कोई चांस बन जाए। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन जहां वेबसाइट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट सिर्फ टॉर ब्राउज़र से असेस होती है, जो असल वेबसाइट की लोकेशन दुनिया के रैंडम सर्वर के पीछे छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर का अल्फ़ाबे तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वो नॉर्मल यूज़र बनकर अल्फ़ाबे पर ड्रग खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि अगर ड्रग डीलर कोई गलती करे तो हम उस तक पहुंच सकें, पर उससे तो सिर्फ ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा। लेकिन अथॉरिटीज़ को तो तलाश थी अल्फ़ाबे के मास्टरमाइंड अल्फ़ा-02 की, जो उस मामले में काफ़ी एहतियात कर रहा था। वो उस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण जानता था। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की थी जो अथॉरिटीज़ को कोई इशारा दे, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज़ को अल्फ़ा-02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। DEA यानी ड्रग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ऑफिसर रॉबर्ट मिलर को अल्फ़ा-02 की तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे, तो उनको अचानक एक ईमेल रिसीव हुई। उस ईमेल में अल्फ़ा-02 के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन ईमेल भेजने वाला कोई नामालूम शख्स था। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी किसी वेबसाइट पर एंटर किया जाए तो वेलकम ईमेल आती है। ऐसी ही एक ईमेल अल्फ़ाबे की तरफ से उस शख्स को भी आई थी जब वो प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था, और वो वेलकम ईमेल जिस एड्रेस से आई थी वो ये ईमेल था। हालांकि बाद में ये गलती फिक्स करती गई, लेकिन टिप देने वाले ने ये ईमेल सेव करके रखा था जो उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट मिलर को दे दिया। और ईमेल करने वाला शख्स अल्फ़ाबे का कोई कॉम्पिटिटर था या कोई कस्टमर था या फिर कोई ड्रग डीलर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि DEA को अल्फ़ाबे की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये ईमेल एड्रेस से बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया गया था, और skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इसी ईमेल से एलेक्स के नाम से साइन अप किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन टीम को एलेक्स की 2008 और 9 की फ़ोटोज़ भी मिल गई, जो शायद अल्फ़ा-02 की ही थी। उसी ईमेल से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक था जिसमें एलेक्स अपना होम टाउन ट्रियोस रिवेरियो भी लिखा हुआ था, जो कि कनाडा का एक शहर है। 2008 की प्रोफाइल के मुताबिक उस वक़्त वो 17 सालों का था और ईमेल में 91 शायद उसका ईयर ऑफ बर्थ ही है। इसी ईमेल को इस्तेमाल करके उसने 2008 में एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फर्म पर भी पोस्ट किया था, जिसमें उसका यूज़र नेम अल्फ़ा-02 और पोस्ट के आखिर में उसका असल नाम लिखा था।
जो कि था अलेक्जेंड्री केजीज। अथॉरिटी के पास अल्फ़ा 02 का असल नाम आ चुका था, लेकिन वो है कहाँ, उसको जानने के लिए वो लिंक्डइन की प्रोफाइल पर अलेक्जेंड्री केजीज ने खुद को एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर शो किया था, जबकि उसकी करंट लोकेशन फेसबुक से मिली। अथॉरिटीज़ को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की प्रोफाइल मिली जो अलेक्जेंड्री की मंगेतर थी। शायद अलेक्जेंड्री थाईलैंड में ही रहता होगा। इस टिप की वजह से अमेरिकन अथॉरिटीज़ बैंकॉक पहुंच गई। उन्होंने थाईलैंड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ये मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक में कई प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं। ये वक्त उसको पकड़ने का नहीं बल्कि चुपके से उस पर नज़र रखने का था। उसका एक विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था। दूसरा $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक से बाहर था जहां वो अपनी अयाशियाँ करता था। और फुकट में एक हॉलिडे होम और एक विला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। एजेंट्स ने उसकी सारी हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर दी। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में घूमता इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे अमेरिका, बैंकॉक और कनाडा के एजेंट्स हैं। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डार्क वेब किंग एक नॉर्मल इंसान था। वो सुबह जल्दी उठता और तकरीबन सारा दिन अपने घर में ही गुजारता। इस सब के पीछे अथॉरिटीज़ ने उसे अरेस्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था, पर मसला ये था कि अगर उसको ऐसे अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट में ये साबित नहीं होगा कि वो अल्फ़ा बे का मालिक है। और इन्वेस्टिगेशन टीम ये चाहती थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ा जाए और वो अपने लैपटॉप का काम कर रहा हो। बेशक अल्फ़ा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी, लेकिन इसका भी कॉम्पिटिटर था। यूरोप में हैंसा के नाम से एक डार्क वेब फेमस थी जिसमें यूरोपियन अथॉरिटीज़ की नाक में दम कर दिया था। जिस दिन अमेरिकन अल्फ़ा बे के मालिक अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक़्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर को एक बड़ी कामयाबी मिली। हैंसा मार्केट की सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया गया। मुहबर की मदद से वो हैंसा मार्केट के सर्वर बंद नहीं करना चाहते थे। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हैंसा मार्केट किसी और सर्वर पर चला दी जाएगी। उन्होंने चुपके से उसका डाटा कॉपी किया और एडमिन की चैट पढ़ने के बाद उनको पता लगाने में कामयाब हो गए कि हैंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहता है। यूरोपियन अथॉरिटीज़ ने जर्मनी फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हैंसा मार्केट के मालिक को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसी दौरान अमेरिका की FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज़ को बताया कि वो अल्फ़ा 02 को अरेस्ट करके अल्फ़ा बे बंद करने जा रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियन और जर्मन अथॉरिटीज़ ने इस ऑपरेशन को नया रंग देना चाहा और उसे ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया। प्लान के मुताबिक यूरोपियन अथॉरिटीज़ तब तक अल्फ़ा 2 को गिरफ्तार ना करें जब तक यूरोप की हैंसा मार्केट पर अथॉरिटीज़ अपना कंट्रोल हासिल न कर लें। यह एजेंसीज़ का काफ़ी चालाक फैसला था। डार्क वेब पर जब एक वेबसाइट बंद हो जाती है तो डीलर्स और कस्टमर्स दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाते हैं। हैंसा मार्केट क्योंकि दूसरी बड़ी डार्क वेबसाइट थी, तो जब अल्फ़ा बे बंद होगी तो सब हैंसा मार्केट पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये पहले से ही यूरोपियन अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में होगी, तो इससे हज़ारों नए डीलर्स को पकड़ा जा सकेगा। ऑपरेशन बेयोनेट एक तरह का हनी ट्रैप था। अलेक्जेंड्री केजीज को किसी चीज़ का इल्म नहीं था कि वो बैंकॉक में अपनी अयाशियों में मसरूफ़ था और 20 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया। यूरोपियन अथॉरिटीज़ ने एक ही वक्त में हैंसा मार्केट के डाटा सेंटर को नीदरलैंड में रेड किया और उसी वक्त जर्मन अथॉरिटीज़ ने जर्मनी के शहर सीगन और क्लोन में उनके मालिकान को अरेस्ट किया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई। हैंसा मार्केट अब यूरोपियन अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में थी और इस बात का डार्क वेब पर किसी को इल्म भी नहीं था। दूसरी तरफ बैंकॉक में मिशन का दूसरा पार्ट यानी अलेक्जेंड्री केजीज को अरेस्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई। DEA, FBI और थाई अथॉरिटीज़ चाहती थी कि अलेक्जेंड्री केजीज को रंगे हाथ पकड़ा जाए जबकि उसका मोबाइल और लैपटॉप खुला हुआ हो। उसी मकसद से उन्होंने टोयोटा कैमरी में अपनी एक फ़ीमेल एजेंट को टास्क दिया कि वो अलेक्जेंड्री के विला पर जाकर
झूठ मूठ का एक्सीडेंट करे, गाड़ी उसके गेट में ठोक दे और उससे होगा ये कि अंदर बैठा हुआ शख्स अल्फ़ा 02 अपना सब कुछ खुला छोड़कर बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो जैसा सब प्लान किया गया था, 5 जुलाई 2017 की सुबह जब टोयोटा कैमरी अल्फ़ा 02 के गेट के साथ टकराई, वो अपना लैपटॉप खुला छोड़कर अपना अनलॉक मोबाइल लेकर बाहर निकला। ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया और अंदर जाकर लैपटॉप का कंट्रोल संभाल लिया। अल्फ़ा बे का कंट्रोल पैनल खुला हुआ था। अथॉरिटीज़ के लैपटॉप की छानबीन के बाद उसके सारे पासवर्ड्स कॉपी कर लिए। उसकी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़ और $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली गई। यही अलेक्जेंड्री केसेस कोर्ट में पेश होने से पहले ही मरने वाला था। अलेक्जेंड्री केसेस को अरेस्ट हुए अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि उसने खुद को पंखे से लटका कर अपनी जान दे दी। एक छोटी सी गलती डार्क वेब किंग का सब कुछ, बल्कि उसकी जान भी ले गई।